नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गिटाला आपके अपने YouTube चैनल अल्लाट स्टडी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ की हमें एक शुरुआत करनी पड़ती है और उस शुरुआत की शुरुआत हमें आज एक अटूट विश्वास के साथ करनी है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। तो देखो दोस्तों, इतिहास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास। इति का अर्थ होता है पहले और हास का मतलब होता है अतीत, बीत गया। जो पहले बीत गया वो सारा क्या है? इतिहास। अब अपन इतिहास को तीन भागों में आमतौर पर मुख्यतः डिवाइडेशन करते हैं। इतिहास के तीन मुख्यतः भाग है। पहला भाग जिसे हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा जो काल है उसे हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो काल है उसे हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। वैसे ये इंडिया जीके का टॉपिक है, लेकिन फिलहाल हमें यहां पर इसको समझने की थोड़ी जरूरत पड़ेगी। प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। जो सभ्यता और संस्कृति के बीच का जो पहला काल है उसे हम कौन सा काल कहते हैं? प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल को आप यूं समझिए, मानव की जो उत्पत्ति है, मानव उत्पत्ति की जो शुरुआत है वो कौन से काल में हुई है? प्राक ऐतिहासिक काल में हुई है। किसकी? मानव उत्पत्ति की शुरुआत। इसका कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। यहां पर लिखित साक्ष्य नहीं है। किस काल के? प्राक ऐतिहासिक काल के कोई भी लिखित साक्ष्य हमें कहीं पर भी नहीं मिले। तो मानव उत्पत्ति की शुरुआत प्राक ऐतिहासिक काल की शुरुआत है और लिखित साक्ष्य यहां पर नहीं मिलते। दूसरा काल आता है अपना आद्य ऐतिहासिक काल। जो आद्य ऐतिहासिक काल है ना, इसके हमें साक्ष्य लिखित रूप में मिलते हैं। इसके साक्ष्य हमें क्या मिलते हैं? लिखित रूप में मिलते हैं। लेकिन इन लिखे गए साक्ष्यों को, लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सकता, मतलब ये पठनीय नहीं है। कौन से काल में? आद्य ऐतिहासिक काल में। साक्ष्य लिखित है लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। अब बात करते हैं हम तीसरे काल की, ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल के अंदर साक्ष्य लिखित है और पठनीय भी है। इनको हम लिख भी सकते हैं और इनको हम पढ़ भी सकते हैं। तो तीन काल हुए, प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब देखो, इसके अंदर जो साक्ष्य हैं उनको, मतलब इनके साक्ष्य नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं है। इसमें मानव की उत्पत्ति हुई है या आद्य ऐतिहासिक काल में साक्ष्य लिखित है, इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, लिखे हुए हैं। अब लिखे हुए किस प्रकार है? जो भी साक्ष्यों को लिखा जाता है हम उन्हें आमतौर पर क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जो लिपि लिखी हुई है वो बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, इस प्रकार की लिपि लिखी हुई है। कौन से काल में? आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर। इस लिपि को हम सामान्य तौर पर सर्पिकार लिपि कहते हैं। कौन सी लिपि कहते हैं? सर्पिकार लिपि कहते हैं। या इस लिपि को हम गोमूत्र लिपि भी कहते हैं। कौन सी लिपि? गोमूत्र लिपि। और इसी लिपि को हम ब्रुस्टोफेदन लिपि कहते हैं। तो देखो, सर्पिकार लिपि, गोमूत्र लिपि या ब्रुस्टोफेदन लिपि, ये लिपियां किस काल में है? आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर है। तो ये तीन प्रकार के काल हुए अपने, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसके साक्ष्य लिखित नहीं है, इसके साक्ष्य लिखित तो है लेकिन इनको पढ़ नहीं सकते। और ये ऐतिहासिक काल है, इनके साक्ष्य लिखित है और इनको हम पढ़ भी सकते हैं। अब देखो, आगे अपन पढ़ते हैं व्यवस्थित रूप से अपने पहले टॉपिक की शुरुआत। राजस्थान की ये एक इंडिया टॉपिक था और इसको मैंने आपको इसलिए पढ़ा है क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल है ना, इसी को हम कहते हैं सभ्यताओं का काल। कौन सा काल? सभ्यताओं का काल। ये सभ्यताओं का काल है और इसके अंदर अपन सारी सभ्यताएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं सभ्यताओं की। जो अपनी पहली सभ्यता है आज की, उसका नाम है कालीबंगा सभ्यता।
कालीबंगा सभ्यता। देखो दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में, कौन से जिले में? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता है। जिस नदी के किनारे है उस नदी का नाम है घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। इसी घग्गर नदी को हम सरस्वती के नाम से जानते हैं, द्वेषवती नदी के नाम से जानते हैं, इसी नदी को हम मर्त नदी के नाम से जानते हैं, इसी नदी को हम नट नदी के नाम से जानते हैं। तो देखो, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है और ये घग्गर नदी, सरस्वती नदी, द्वेषवती, मर्त नदी, नट नदी के किनारे अवस्थित है। कालीबंगा जो सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता की अपन खोज की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर अपने को 3 मुख्य बातें ध्यान रखनी है। देखो, एक व्यक्ति जिसका नाम लुइस टेसीटोरी, कहीं कहीं पे यहां नाम टेसीटोरी भी मिलेगा। लुइस टेसीटोरी जो इटली के निवासी थे, लुइस टेसीटोरी इटली निवासी थे। ये बीकानेर आए थे महाराजा सूरजमल के समय, महाराजा गंगा सिंह के समय। महाराजा गंगा सिंह के समय लुइस टेसीटोरी इटली के जो निवासी है वो बीकानेर आए थे। गंगा सिंह ने इन्हें चारण साहित्य पर शोध करके लिखने का काम सौंपा था लुइस टेसीटोरी को। इन्होंने चारण साहित्य को खूब बढ़िया लिखा है। जो गंगा जुबली है या जो बीकानेर संग्रहालय है वो आज लुइस टेसीटोरी की ही देन है। लेकिन सभ्यताओं के रूप में इन्होंने सर्वप्रथम कालीबंगा के बारे में बताया। सर्वप्रथम इन्होंने कालीबंगा के बारे में बताया। उस टाइम पर किसी का ध्यान इस बात पर गया नहीं, लेकिन सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता के बारे में किस व्यक्ति ने बताया? लुइस टेसीटोरी ने। उसके बाद देखो दोस्तों, अपन बात करते हैं इसकी खोज की, कालीबंगा सभ्यता की खोज। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 ईस्वी में जिस व्यक्ति ने की है उनका नाम है अमलानंद घोष। खोज 1952 ईस्वी में किस व्यक्ति ने की है? अमलानंद घोष ने। उसके बाद में खोज की दूसरी प्रोसेस या हम उत्खनन की बात कर सकते हैं तो वो किया है 2 व्यक्तियों ने। ये इनका काम चला 1961 से लेकर 1969 तक। 2 व्यक्ति थे जिनमें पहले का नाम बालकृष्ण थापर, पहले का नाम बालकृष्ण थापर जिसे हम बी के थापर भी कहते हैं, और दूसरे का नाम ब्रजवासी लाल, ब्रजवासी लाल जिसे हम बीवी लाल भी कहते हैं। तो देखो दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता जो हनुमानगढ़ जिले में है, ये घग्गर नदी, सरस्वती नदी, द्वेषवती नदी, मर्त नदी या नट नदी के किनारे पे स्थित है। प्रथम व्यक्ति जिन्होंने कालीबंगा सभ्यता के बारे में बताया वो कौन था? लुइस टेसीटोरी था। कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 ईस्वी में हुई है, अमलानंद घोष ने की है, और इसकी दूसरी प्रोसेस में 1961 से लेकर 1969 तक बालकृष्ण थापर और ब्रजवासी लाल, जिसे हम शॉर्ट रूप में बीके थापर और बीवी लाल कहते हैं, इन्होंने इस सभ्यता का उत्खनन किया है 2 रूप में। इस सभ्यता का उत्खनन 2 रूप में हुआ है। पहला जो रूप है वो दुर्गीकृत रूप मान सकते हैं, पहला रूप दुर्गीकृत, और दूसरा जो रूप आया वो था अदुर्गीकृत। 2 रूप में कालीबंगा सभ्यता की खुदाई हुई है। तो ये अपना कालीबंगा सभ्यता का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद में देखो दोस्तों, आगे देखते हैं। कालीबंगा सभ्यता का कालक्रम। कालीबंगा सभ्यता का कालक्रम
या काल चक्र बोल दो। कालीबंगा सभ्यता है, उसके कालक्रम में हम एक पद्धति का प्रयोग करेंगे जिसका नाम है कार्बन डेटिंग पद्धति। साइंस की पद्धति है कार्बन डेटिंग पद्धति। इससे ही आयु काल निकाला जाता है किसी भी सभ्यता का। कौन सी सभ्यता कितनी पुरानी है ये किस पद्धति के द्वारा निकाला जाता है? कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से। तो जो कालीबंगा सभ्यता है इसका कालक्रम 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था। कालक्रम कब तक था? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका कालक्रम था। तो हम देखते हैं कि लगभग कितने वर्षों तक चली है? 600 वर्षों तक चली। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। लगभग कितने साल? 600 सालों तक कालीबंगा सभ्यता चली है। ये कालक्रम अपन कार्बन डेटिंग पद्धति से निकालते हैं, जो कार्बन के समस्थानिकों के द्वारा से निकाली जाती है। अब देखो दोस्तों, जो कालीबंगा सभ्यता है इसकी हम थोड़ी सी विशेषताओं की बात कर लेते हैं। कालीबंगा सभ्यता के अंदर सबसे पहले देखो इसका अर्थ देखते हैं। कालीबंगा सभ्यता का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा सभ्यता का क्या अर्थ है? काले रंग की चूड़ियां। यहां पर ढेर सारे चूड़ियों जो काले रंग की थी उनके ढेर मिले, इस वजह से इसका अर्थ क्या हो गया? काले रंग की चूड़ियां। किस सभ्यता का? कालीबंगा सभ्यता का अर्थ है। यहां पर देखो कालीबंगा जो सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता को जो अपने हड़प्पा सभ्यता है या जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। कौन सी राजधानी? तीसरी राजधानी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी हम किसको कहते हैं? कालीबंगा सभ्यता को कहते हैं। अब इसके बाद में हम इसकी संपूर्ण जो विशेषताएं हैं एक बाय एक अब यहां पर पढ़ेंगे। तो एक बार देख लो, कालीबंगा सभ्यता का कालक्रम 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था और कालीबंगा सभ्यता 600 वर्षों तक चली है। अर्थ इसका क्या है? काले रंग की चूड़ियां। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी हम किसको कहते हैं? कालीबंगा सभ्यता को कहते हैं। अब देखो विशेषताएं, कालीबंगा सभ्यता की विशेषताएं पढ़ते हैं हम। देखो कालीबंगा सभ्यता की पहली विशेषता है यहां की सड़कें समकोण पर आधारित थी। यहां की सड़कें किस पर आधारित थी? समकोण पर आधारित थी। जो कालीबंगा सभ्यता की सड़कें हैं वो समकोण पर आधारित थी। देखो कैसे, इस टाइप से ये सड़कें बनी हुई थी और इस पर ये सड़कें यूं आती थी। तो यहां पर ये क्या बन रहा है? समकोण। तो यहां की सड़कें किस पर आधारित हुई? समकोण पर आधारित। यहां पर ऐसे भवन या मकान बने होते थे, यूं ऐसे मकान बने होते थे। किस सभ्यता में? कालीबंगा सभ्यता में। अब ये सड़कें समकोण पर आधारित थी। ये जो मकान थे ये कच्ची ईंटों से बने। कौन सी ईंटों से बने? कच्ची ईंटों से बने हैं। बाद में पक्की ईंटों से भी बनने के साक्ष्य भी मिले। स्टार्टिंग में मकान कच्ची ईंटों से थे और बाद में पक्की ईंटों से मिले। कच्ची ईंटों से मकान मिले मतलब यहां पर गरीब लोग ज्यादा रहते थे, इसलिए इस सभ्यता का एक उपनाम भी है। उपनाम है दीनहीन बस्ती। कालीबंगा सभ्यता को क्या कहते हैं हम? दीनहीन बस्ती, क्योंकि यहां मकान कच्ची ईंटों के हमें मिलते हैं। अब देखो जो मकान थे, इन मकानों की जो बनने की पद्धति है, जो ये मकान बने हैं समकोण आधारित, इस पद्धति को हम
अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड पद्धति, चेम्सफोर्ड पद्धति, और ऐसा लगता है जैसे एक जाल टाइप में हो तो इसे कहते हैं जाल पद्धति, या इसको हम कहते हैं ग्रिड पद्धति। तो ये जो मकान बने हैं कालीबंगा सभ्यता में, ये ऑक्सफोर्ड पद्धति से, चेम्सफोर्ड पद्धति से, जाल पद्धति से या ग्रिड पद्धति से निर्मित है। कौन से मकान? कालीबंगा सभ्यता के। अब देखो कालीबंगा सभ्यता की जो सड़कें थी, इसके आसपास जो बनी है वो बनी है नालियां। क्या बनी है यहां पर दोस्तों? नालियां। ये नालियां थी काष्ठ निर्मित, काष्ठ निर्मित, या हम इसे कह सकते हैं लकड़ी से बनी। लकड़ी से बनी नालियां कालीबंगा सभ्यता के अंदर थी। ये जो लकड़ी से निर्मित नालियां हैं, जो काष्ठ से निर्मित नालियां हैं, ये विश्व में सबसे प्राचीनतम, विश्व में सबसे प्राचीनतम वह एकमात्र साक्ष्य, विश्व में प्राचीनतम भी है और एकमात्र साक्ष्य है लकड़ी की बनी नालियों का, जो केवल और केवल कहां पाई जाती थी? कालीबंगा सभ्यता में। ये जो लकड़ी की नालियां हैं, ये जैसे नालियां यहां से स्टार्ट होती ना, तो ये इतनी सी दूर में बनी होती थी लकड़ी की नालियां, उसके बाद में ईंटों की नालियां भी बनी होती थी। अब जो ईंटें थी कालीबंगा सभ्यता की, उन ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात था, वो अनुपात था 30 समानुपात 15:7.5। अगर हम इन्हें अनुपात में डिवाइड करें तो 4:2:1 लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात है किनका? कालीबंगा सभ्यता की ईंटों का। तो दोस्तों वापस देखो, विशेषता नंबर 1, यहाँ की सड़कें समकोण पर आधारित थी। यहाँ के जो मकान है वो ऑक्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड, जाल पद्धति या ग्रिड पद्धति पर थे। यहाँ के मकान कच्ची ईंटों से बने थे, कच्ची ईंटों से। इसका मतलब ये बस्ती कैसी है? दीनहीन बस्ती है। यहाँ की जो बाद में ये मकान कुछ पक्की ईंटों से भी मिले हैं। यहाँ की जो नालियां हैं वो काष्ठ से निर्मित, लकड़ी से निर्मित थी, जो विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हैं और एकमात्र साक्ष्य हैं किस सभ्यता के? कालीबंगा सभ्यता के। अब देखो दोस्तों, आगे की विशेषताओं पे हम और चर्चा करते हैं। जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता की अगर हम बात करें और विशेषताओं की, तो कालीबंगा सभ्यता के अंदर ऊंट के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले? ऊंट के साक्ष्य। मुख्यतः अपने रेगिस्तान के जहाज के रूप में यह प्रसिद्ध है। और ऊंट के साक्ष्य हमें कौन सी सभ्यता से मिले? कालीबंगा सभ्यता से। इसके अलावा यहां पर बकरी, कुत्ते, भैंस के साक्ष्य भी मिले। तो हमें ऊंट के साक्ष्य मिले हैं कौन सी सभ्यता से? कालीबंगा सभ्यता से मिले। इसके अलावा देखो, जो कालीबंगा सभ्यता है अपनी, इस कालीबंगा सभ्यता से ऐसा प्रतीत होता है कि यहां पर मध्य एशिया से संबंध स्थापित है। कालीबंगा सभ्यता के मध्य एशिया से संबंध स्थापित है। कैसे? इस कालीबंगा सभ्यता के अंदर हमें तंदूर के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले? तंदूर के साक्ष्य। और जो ये तंदूर है ना, ये मूलतः कहां का था? मध्य एशिया का। तो इससे स्पष्ट होता है कि कालीबंगा सभ्यता के साक्ष्य किससे, मतलब जो संबंध स्थापित थे वो किससे थे? मध्य एशिया से थे। कौन सी सभ्यता के? कालीबंगा सभ्यता के। अब देखो, कालीबंगा सभ्यता में और हम बात करें तो कालीबंगा सभ्यता के अंदर जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। जूते हुए खेत के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले? कालीबंगा सभ्यता से। और ये ऐसा विश्व में प्रथम बार, या जिसे हम कह सकते हैं प्राचीनतम साक्ष्य थे।
जुते हुए खेत के साक्ष्य विश्व में प्रथम बार या विश्व में प्राचीनतम साक्ष्य थे कहां पर? कालीबंगा सभ्यता में। उसके बाद देखो यहां पर भूकंप के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य? भूकंप के साक्ष्य। भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं कहां पर? कालीबंगा सभ्यता में। ये भी विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य थे। विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भूकंप के भी कहां से मिले? कालीबंगा सभ्यता से मिले। कैसे हैं दोस्तों? मकान मिले हैं, इन मकानों में दरारें मिली है। इन मकानों में क्या मिली है? दरारें मिली है। तो दरारों से पता चलता है कि यहां पे भूकंप आया। क्या आया था? भूकंप। अब देखो दोस्तों, हम ये भी मान सकते हैं कि जो भूकंप आया ये प्राकृतिक आपदा है, इसलिए कालीबंगा सभ्यता का जो विनाश हुआ है वो किससे हुआ? प्राकृतिक आपदा से हुआ। ये इसका एक साक्ष्य ये भी है। भूकंप के साक्ष्य विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भी है, लेकिन यहां जो भूकंप आया वो प्राकृतिक आपदा है, और प्राकृतिक आपदा से ये भी मान सकते हैं कि कालीबंगा सभ्यता का विनाश हुआ है वो किससे हुआ है? प्राकृतिक आपदा से हुआ है। तो ये अपनी विशेषता कालीबंगा की। और अपन कालीबंगा की सभ्यताओं की विशेषता पे और चर्चा करें। देखो दोस्तों, यहां हम बात करें कालीबंगा सभ्यता के समाधि स्थल की। कौन से स्थल की? समाधि स्थल की। कालीबंगा सभ्यता के अंदर शवों को दफनाया जाता था, दफनाए जाने की ही प्रथा थी वहां पर। जो समाधि स्थल है वो 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। जिसमें देखो पहला जो सभ्यता स्थल था वो सभ्यता स्थल, इसमें गहरा गड्ढा किया जाता था, और गहरा गड्ढा किया जाता था अंडाकार। किस टाइप का? अंडाकार। तो इसे हम बोलते हैं अंडाकार कब्रें। क्या बोलते हैं? अंडाकार कब्रें। और इन्हीं का नाम, दूसरा नाम है चिरायु कब्रें, कालीबंगा सभ्यता के अंदर। अब इसके अंदर जो शव को दफनाया जाता था वो दफनाया जाता था उत्तर से दक्षिण की ओर, ऐसे इस टाइप में दफनाया जाता था शव को उत्तर से दक्षिण की ओर। उसका मुंह ऊपर की ओर होता था, ऊपर की ओर होता था, और उत्तर से किस ओर दफनाया जाता था? दक्षिण की ओर। और ये कब्रें किस हिसाब से होती थी? अंडाकार कब्रें होती थी समाधि स्थल में। दूसरी देखना, दूसरी जो कब्र होती थी वो कब्रें अंडाकार होती थी, लेकिन इसके अंदर शव को तोड़ मोड़ के छोटा सा बना लिया जाता, हड्डियों को सिकुड़ कर इस टाइप में छोटा सा बनाकर फिर उसको दफनाते थे। पहले के अंदर शव को पूरा दफनाया जाता था, मुख उत्तर की ओर रखा जाता था, पैर दक्षिण की ओर रखे जाते थे। दूसरे के अंदर उसको तोड़ मरोड़ के, हड्डियों को तोड़ के एक छोटा सा बना के इसके अंदर दफना दिया जाता था। जो तीसरी कब्रें हैं उन कब्रों के अंदर जो शव थे उनके अंदर, उनके साथ में खाद्य सामग्री दफनाई जाती थी। क्या दफनाई जाती थी दोस्तों? खाद्य सामग्री। और एक कब्र के अंदर इंसान की हड्डियों के साथ कुत्ते की हड्डियां भी मिली है। तो हम कह सकते हैं कि इंसानों के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। जैसे पंजाब रोपड़ जो सभ्यता स्थल है वहां पर भी हमें साक्ष्य मिलते हैं कि इंसान के साथ कुत्तों को दफनाया जाता था। कालीबंगा के अंदर भी हमें साक्ष्य मिलते हैं कि इंसान के साथ किसको दफनाया जाता है? कुत्तों को। तो ये 3 प्रकार के अपने सभ्यता स्थल हो गए। अंडाकार कब्रें जिसे हम चिरायु कब्रें भी कहते हैं, इसके अंदर पहले व्यक्ति को, जो पहली प्रोसेस है उसके अंदर जो व्यक्ति को दफनाया जाता था उसका मुंह उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण की तरफ रहते थे, दूसरे में सिकुड़कर, और तीसरे के अंदर खाद्य सामग्री, और एक कब्र के अंदर हमें कुत्ता भी साथ, कुत्ते की हड्डियां भी मिली है साथ के अंदर। तो ये अपनी होगी कौन सी? सभ्यता, समाधि स्थल कालीबंगा सभ्यता की। उसके बाद और विशेषताओं पे चर्चा करते हैं हम। जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खोजा गया, या इसे हम कह सकते हैं उत्खनन किया प्रथम
सभ्यता स्थल है, प्रथम सभ्यता स्थल है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्र रूप से खोजा गया या उत्खनन किया गया प्रथम सभ्यता स्थल कौन सा है? कालीबंगा सभ्यता है। उसके बाद देखो कालीबंगा सभ्यता के बारे में, हनुमानगढ़ जो जिला है, हनुमानगढ़ जिले में 1985-86 में एक संग्रहालय की स्थापना हुई है। इस संग्रहालय का नाम रखा गया कालीबंगा संग्रहालय, कालीबंगा संग्रहालय। हनुमानगढ़ जिले में 1985-86 के अंदर ये संग्रहालय की स्थापना, जिसका नाम क्या है? कालीबंगा संग्रहालय। कालीबंगा संग्रहालय की जो नींव रखी गई थी वो 1985 में थी और 1986 में इसका उद्घाटन हुआ है। और ये जो निर्माण करवाया है वो करवाया राज्य सरकार ने। किन्होंने करवाया है? राज्य सरकार ने। तो हनुमानगढ़ जिला के अंदर 1985-86 के अंदर कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना हुई है और ये निर्माण किसने करवाया? राज्य सरकार ने करवाया है। कौन सी सभ्यता में? कालीबंगा सभ्यता में। अब देखो दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता के अंदर दो फसलों की एक साथ खेती के साक्ष्य मिले, एक साथ खेती के साक्ष्य मिले। दो फसलों की, गेहूं और जौ, गेहूं और जौ, दो फसलों की खेती के साक्ष्य एक साथ कहां पर मिले? कालीबंगा सभ्यता से। तो इसलिए हम यहां कह सकते हैं कि यहां पर कौन सी कृषि होती थी? संयुक्त कृषि होती थी। इसके अलावा यहां पर एक और कृषि के हमें एग्जाम्पल मिलते हैं, जिस कृषि का नाम है मिश्रित कृषि। कौन सी कृषि? मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में क्या होता है दोस्तों? कृषि के साथ में पशुपालन भी होता है। कृषि के साथ में क्या होता है? पशुपालन। वर्तमान में ये कृषि अपने भी बहुत होती है, जनसंख्या वृद्धि के कारण जो खेतों का दायरा है, भूमि का दायरा, वो सिमट सा गया है। तो हम जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें, ये अपना एक खेत है। इस खेत के अंदर हम क्या करते हैं? आधे खेत के अंदर तो हम खेती कर लेते हैं और आधे खेत के अंदर हम क्या कर लेते हैं? पशुपालन, चारागाह जिसे बोलते हैं पशुपालन के लिए, वो कर लेते हैं। अपने सामान्य भाषा में अड़ाव बोलते हैं। वो खेती, वो पशुपालन हो गया, ये खेती। तो ये रूप किसका हुआ? मिश्रित कृषि का हुआ। तो मिश्रित कृषि की भी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? कालीबंगा में। दो फसलों के एक साथ खेती के साक्ष्य भी हमें कहाँ मिलते हैं? कालीबंगा में, जिसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त कृषि कहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्र रूप से खोजा गया प्रथम या उत्खनन किया गया प्रथम सभ्यता स्थल भी कौन है? कालीबंगा है। हनुमानगढ़ के अंदर 1985-86 के अंदर कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना हुई है और ये स्थापना किसने की है? राज्य सरकार ने। कालीबंगा सभ्यता के अंदर अन्न, जो धान्य है, वो बहुत अधिक मात्रा में पैदा होता था। उपजाऊ जमीन थी और पानी की मात्रा प्रचुर मात्रा में थी, इसलिए इसे बहुधान्य प्रदेश भी कहा जाता है। कालीबंगा सभ्यता को क्या कहा जाता है? बहुधान्य प्रदेश भी कहते हैं। किस सभ्यता को? कालीबंगा सभ्यता को। आगे हम इसकी और विशेषताओं की चर्चा करते हैं। तो देखो दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने लिए। इसकी आगे की विशेषताओं के बारे में देखो। यहां पर एक बच्चे की खोपड़ी मिली है, कपाल, जिसके अंदर 6 छिद्र मिले। कितने छिद्र मिले? 6 छिद्र। एक बच्चे का कपाल, एक खोपड़ी मिली है, जिसके अंदर बच्चे के खोपड़ी में 6 छिद्र मिले। इससे हमें प्रतीत होता है कि इस सभ्यता में क्या था? शल्य चिकित्सा भी मौजूद थी। तो शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी हमें कहां से मिले? कालीबंगा में। और ऐसे साक्ष्य, ये विश्व के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हैं। पूरी दुनिया में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिले हैं? शल्य चिकित्सा के, कालीबंगा सभ्यता से। कपाल मिला जिसके अंदर 6 छिद्र मिले हैं। इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता में 7 हवन वेदियां मिली है, जिसे हम यज्ञ कुंड भी कह सकते हैं। 7 हवन वेदियां या यज्ञ कुंड मिले हैं और इन यज्ञ कुंडों में हटा में
कालीबंगा सभ्यता में 7 हवन वेदियों से हमें पता चला है। इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता के अंदर सिक्के मिले। उन सिक्कों की अगर हम बात करें, यहाँ सिक्के के अंदर देवी के रूप में अंकन था और ये देवी ना होकर, देवी के रूप में ना होकर स्त्री के रूप में थी। तो यहाँ पर जो देवी देवता थे वो स्त्री के रूप में हमें यह सिक्कों पर अंकन मिला है। सिक्के के दूसरी तरफ जो सिक्का है उसके अंदर चित्ता था। चित्ता मतलब व्याघ्र। व्याघ्र की जो फोटो है वो अंकित थी, एक तरफ देवी की, एक तरफ व्याघ्र की। तो इससे हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि सिक्कों पर देवी होने के कारण कालीबंगा सभ्यता का जो समाज था वो समाज कैसा था? मात्र सतात्मक था। यहाँ स्त्रियों की वैल्यू ज्यादा थी और समाज कैसा था? मात्र सतात्मक समाज था। सिक्कों से हमें पता चलता है। इसके अलावा देखो दोस्तों, हम और चर्चा करें अभी इनकी विशेषताओं पे, तो देखो कालीबंगा सभ्यता के अंदर एक कपाल मिला है। कपाल में 6 छिद्र, इससे शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिलते हैं। ये प्राचीनतम साक्ष्य हैं। 7 हवन वेदियां या यज्ञ कुंड मिले हैं जिनमें हड्डियां मिली है। तो इन हड्डियों से पता चलता है कि यहाँ पर कौन सी प्रथा मौजूद थी? बलि देने की प्रथा मौजूद थी। यहाँ पर जो सिक्के मिले हैं वहाँ पर स्त्री और व्याघ्र चिता की जो फोटो है वो अंकित थी। स्त्री के हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मात्र सतात्मक प्रथा भी मौजूद थी। इसके अलावा देखो दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। कालीबंगा जो सभ्यता है यहां पर नगर निगम की जानकारी मिलती है। नगर निगम की जानकारी या नगरीय सभ्यता, नगर निगम बोल सकते हो या इसे क्या बोल सकते हैं हम? नगरीय सभ्यता। तो कालीबंगा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और इस प्रकार के भी ये विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, विश्व के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य नगरीय सभ्यता के, वो भी कहां से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। और यह सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एक सभ्यता है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे स्थित है। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है और इधर अपनी है कालीबंगा सभ्यता, इन दोनों में ही बेलनाकार मोहरें मिली है। बेलनाकार मोहरें, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें कहां मिली है? कालीबंगा सभ्यता में। इसलिए हम कह सकते हैं कालीबंगा सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता समकालीन थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता, क्योंकि यहां पर क्या मिली है? बेलनाकार मोहरें मिली है। कहां की? मेसोपोटामिया सभ्यता की, जो दजला फरात नदी के किनारे स्थित है। अब देखो, ये तो बात हुई हमारी कालीबंगा सभ्यता की विशेषताओं की। अब बात करते हैं कि इसका अंत कैसे हुआ, विनाश कैसे हुआ इसका। तो देखो, कालीबंगा सभ्यता का अंत हम कई प्रकार से मान सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि कालीबंगा सभ्यता के अंदर भूकंप आया था और भूकंप मकानों में दरारें आई। तो एक तो हम जो पहला रीजन ये मान सकते हैं कि भूकंप के कारण, और दूसरा प्रत्येक सभ्यता नदी स्थल पे होती थी। तो नदी स्थल पे होने के कारण हम ये भी मान सकते हैं कि यहां पर क्या आई हो? बाढ़ आई हो। तो बाढ़ के कारण भी कालीबंगा सभ्यता का अंत हो सकता है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण बताया है वो केनेडी नामक इतिहासकार ने बताया है। जैसे हमने पढ़ा था कि एक बच्चे की खोपड़ी मिली और खोपड़ी में 6 छिद्र थे, तो वो शल्य चिकित्सा हुई है, जिसे सामान्य तौर पे हाइड्रोस्पिलिस भी कहा जाता है। तो केनेडी ने यह माना कि कालीबंगा सभ्यता का जो अंत है वो संक्रामक रोग के कारण हुआ। किस रोग के कारण? संक्रामक रोग। तो देखो, कालीबंगा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी या नगर निगम की जानकारी मिलती है, मतलब यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी या प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं पूरी दुनिया के नगरीय सभ्यता के। और जो मेसोपोटामिया सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे है और कालीबंगा सभ्यता में इस सभ्यता की बेलनाकार मोहरें मिली। इससे स्पष्ट होता है कि ये दोनों सभ्यताएं कैसी थी? समकालीन थी।
यहाँ पर जो इसका अंत विनाश की बात करें तो पहला भूकंप का कारण है, दूसरा बाढ़ का कारण है, और केनेडी के अनुसार ये एक संक्रामक रोग के कारण भी इस सभ्यता का विनाश हो सकता है। तो दोस्तों आज का ये कालीबंगा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आगे भी इसी क्रम में हम और सभ्यताएं पढ़ेंगे, सभ्यता पार्ट 2 जो अपना अगला वीडियो आएगा उसके अंदर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को सब्सक्राइब के लिए बोलिए, बेल आइकन का बटन दबाने के लिए बोलिए, और अल्लाट स्टडी पर आपका स्नेह, आपका जो प्यार है हमें यूं ही देते रहिएगा। नमस्कार।